सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? ये अपना सिस्टम है जिसको अपन ax इक्वल टू बी बोलते हैं। सिस्टम में क्या होगा, तीन लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी ना, जैसे आपको लीनियर बोला था ना उसने, लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स वाई जेड में या तो तीन इक्वेशन मिलेगी या एक्स वाई में दो इक्वेशन मिल सकती है ना। बट लीनियर होगी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं होगा, एक्स इंटू वाई कहीं पे भी नहीं होगा, x1 x2 x3 हो सकता है ना। सिंपल टाइप की इक्वेशन है, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ी है ना, उसी टाइप की इक्वेशन है, बस मेथड यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है, या तो तीन हो सकती है, दो हो सकती है, चार इक्वेशंस हो सकती है। इसके अंदर के अपन क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट ले लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट बनानी है जिसमें आपको क्या करना है, पहले x के कोफिशिएंट का फर्स्ट कॉलम बना लो, y के कोफिशिएंट का दूसरा कॉलम बना लो और z के कोफिशिएंट का तीसरा कॉलम बना के मैट्रिक्स बना दो, जिसको कहते हैं अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेना है। फिर क्या करो, ये एक्स वाई जेड तीन अननोन है तो अननोन मैट्रिक्स बना दो, दिस इज कॉल्ड अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स रहेगी। ऐसे कैसे राइट हैंड साइड को अलग से मैट्रिक्स में ले लो, दिस इज कॉल्ड वैल्यू मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो इन कॉलम मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आती है इसको अपन ए बोलते हैं, जो अननोन मैट्रिक्स है उसको अपन कैपिटल एक्स बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसको अपन बी बोलते हैं। सो दिस इज योर ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये जो ए एक्स इक्वल्स टू बी है, यानी ये जो अपनी तीनों मैट्रिक्स है ये मिलके अपना एक सिस्टम बनती है ना। हर सिस्टम आपके पास दो तरह का होता है ना, वन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। क्योंकि जनरली अपने सवाल यही आता है कि चेक द कंसिस्टेंसी या इन्वेस्टिगेट द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो कंसिस्टेंसी अगर चेक करनी है, अगर कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होता है। अब ये पता कैसे चलता है, यहाँ पे रो का मतलब रैंक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, दो चीजें निकालते हैं, एक रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं और एक अपन फाइंड आउट करते हैं रैंक ऑफ ए बी। अब ये ए बी क्या होगा अभी बताऊंगा मैं। दिस ए बी इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपकी ए जो है वो सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जबकि ए बी जो है दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। हाउ कैन वी फाइंड दिस, अभी मैं करवाऊंगा आपको। अभी आप ये समझो कि सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब आप रैंक ए और रैंक ए बी निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर आती है तो सिस्टम जो हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा और उस केस में आंसर जरूर आएगा। जबकि अगर रैंक ए इक्वल्स टू नॉट रैंक ए बी, अगर रैंक ए और रैंक ए बी दोनों बराबर नहीं होती है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। सिस्टम था, सिस्टम दो तरह की बोला अपन ने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ, कैसे पता चला, रैंक ए इक्वल्स टू नॉट रैंक ए बी आया, अगर दोनों बराबर नहीं आते तो इनकंसिस्टेंट हुआ। और इनकंसिस्टेंट में अपन क्या बोलेंगे, कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका नो आंसर, सवाल वहीं खत्म। ओके, वी हैव नो सॉल्यूशन, वहीं पे सवाल खत्म। लेकिन अगर कंसिस्टेंट आया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट आया तो क्या होगा, सी दिस नेक्स्ट स्लाइड। अगर कंसिस्टेंट आ गया तो फिर से दो पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ए और रैंक ए बी जो निकाले अपन ने वो अननोन से कम आ जाए, और अगर रैंक ए और रैंक ए बी बराबर आते हैं अननोन के तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। रैंक ए और रैंक ए बी अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट में वैल्यू देखते हैं, वैल्यू अगर अननोन के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन है और अननोन से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो पता हो गया कि ए जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और उसकी जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए हो गया। अब ए बी जो होता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, वो कैसे बनाते हैं, यहाँ देख सकते हो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये दो इक्वेशन है, मैंने दो से समझाया है,
सवाल में आपकी 3 या 4 इक्वेशंस आती है ना, तो वहां पे बना देंगे अपन। तो वैल्यू मैट्रिक्स एक साथ लिखते हैं, बीच में या तो ऐसे डबल डॉट लगा दो है ना, जैसे मैंने डॉट्स लगा। आप चाहो तो बीच में सीधी लाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो बीच में वन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो बीच में थोड़ा गैप ज्यादा रहने दो, वो भी चलेगा। बेटर है अपन ये लाइन करेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है क्या, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं एक्चुअली, अपन दो चीज करने वाले हैं। अपन एक रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करने वाले हैं, और एक अपन रैंक ऑफ ए भी फाइंड आउट करने वाले हैं। इसी पे अपना पूरा टिका हुआ है। अब जब ये रैंक निकालते हैं अपन, तो रैंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इचेलॉन मेथड यूज करेंगे, ध्यान रखना पहली चीज। ओके, दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, कि जब अपन रैंक ए और रैंक ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके जब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइन्स जो होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइन्स जो होती है, वही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्म ही यूज कराना है। You have to use only row transforms. क्लियर है? ओके, देखो सवाल क्या बोल रहा है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, है ना। सबसे पहले सवाल आपका ऐसा ही आएगा, टेस्ट द कंसिस्टेंसी बोलेगा, या इन्वेस्टिगेट द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन है, तो x के कोफिशिएंट होंगे 1 2 5 2, y के कोफिशिएंट हो गए 1 1 2 -3 1 1 2 -3, z के कोफिशिएंट हो गए 1 3 1 -2 1 3 1 -2, अननोन हो गया x y z, एंड राइट हैंड साइड हो गया 6 13 12 -10। ये हो गया आपका ax = b। अब अपन क्या करेंगे, ए और बी को कनेक्ट कराएंगे, है ना, बीच में लाइन करके कनेक्ट करेंगे। तो क्या करना है आपको, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए वाली, है ना, या मैं मिटा के वापस बताता हूँ, ये वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए वाली, ये पूरी की पूरी ले लो, और एक लाइन करके ये बी वाली मैट्रिक्स ले लो। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, है ना, ऐसे सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, बीच में डबल डॉट भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अब अपन करने क्या वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। इचेलॉन फॉर्म के लिए मैंने आपको बोला था डायगोनल ड्रॉ करो, है ना। ये ऑफकोर्स -10 भी डायगोनल पे आ रहा है ना। बहुत सी बार राइट वाला जो पार्ट होता है बी का, वो डायगोनल पे आता है, बहुत सी बार नहीं आता है, तो डजंट मैटर इट। आप डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है उन सबको जीरो बनाना है। मतलब ये जो 252 है इसको जीरो बनाना है, ये 2 - 3 जो है इसको जीरो बनाना है, और ये -2 है उसको जीरो बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स प्रोसीजर है, आपको रो ट्रांसफॉर्म ही यूज करना है। तो फिक्स प्रोसीजर है आपका, ये 2 ये 5 और ये जो 2 है, R2 R3 और R4 पर जो 252 है वो R1 से ही जीरो बनेंगे। ये पहली लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड R1, सेकंड लाइन इज कॉल्ड R2, थर्ड लाइन इज कॉल्ड R3 एंड फोर्थ लाइन इज कॉल्ड R4। और यहाँ पे अपन किसी भी लाइन को किसी भी लाइन से मल्टीप्लाई करा के, किसी भी लाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा के दो रो को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। अब देखो ये R2 पे आपके पास 2 है, और इसको जो जीरो बनाना है वो R1 से ही बनाना है। तो ऑपरेशन क्या यूज करेंगे अपन, रिवर्स मल्टीप्लाई करा दो। देखो एक तरफ मैंने R2 लिखा, पहले जहां पर चेंज करना वो लिखो, एक तरफ मैंने क्या किया R1 लिखा है। अब रिवर्स मल्टीप्लाई कराना है, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर देंगे। देखना वापस, जैसे R3 पे मेरा 5 है, तो मुझे इसको जीरो बनाना है R1 को यूज करते हुए। तो पहले अपन R3 ले लेंगे, कि इसको यूज करना है, R1 को यूज करना है, रिवर्स मल्टीप्लाई करा दो, मतलब R1 को तो 5 से मल्टीप्लाई करा दो और R3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने R1 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, R1 को 5 से और R3 को 1 से, और फिर सेम सिंबल है तो बीच में माइनस लगा दो, अपोजिट सिंबल है तो बीच में प्लस लगा दो, सिंपली दिस। आप देखना ये थर्ड वाला जो मेरा 2 है, ये थर्ड वाला जो 2 है, मतलब R4 पे जो 2 है, इसको भी अपन जीरो R1 से ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, R4 वो R1 से जीरो बनाना, R4 R1 आगे पीछे लिखो,
फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, रिवर्स मल्टीप्लाई, R4 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, बीच में माइनस लगा दो। देखो मैंने एक लगाया R2 माइनस R1, R3 माइनस 5 R1 एंड R4 माइनस 2 R1, तो R1 तो मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जब मुझे R2 माइनस 2 R1 लगाना है ना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, सबसे पहले R2 जो है वो साइड में किया हुआ है, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा, 3 - 2 इज अगेन 1 हो जाएगा, and 13 - 12 will also 1, and you will get the R2 line. I think this is clear. 3 - 5 R1 लगाना है, तो पहले R3 ले लो। R3 क्या है आपके पास, 5 2 1 12, नीचे 5 R1 माइनस से गुणा करा के, तो 5 R1 - 5 R1 लोगे तो -5 -5 -5 और -30 हो जाएगा। अब -5 + 5 0 हो जाएगा, 2 - 5 ये 0 हो गया, 2 - 5 -3 हो जाएगा, 1 - 5 -4 हो जाएगा, और 12 - 30 -18 हो जाएगा, और ये आपकी जो आ जाएगी वो R3 आ जाएगी। R4 आपकी ये वाली लाइन है ना, ये सब रफ में करना है इसलिए मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ। R4 आपकी लाइन दे रखी है, और R1 को आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी -2 -2 -2 और -12 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो -2 + 2 0 हो जाता है, -3 - 2 -5 हो जाएगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा, और -10 - 12 -22 हो जाएगा, एंड यू विल गेट द R4, है ना। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बोलो, मैं वापस से बता दूंगा, अदरवाइज आई विल गेट दीज 3 0। अगेन आप पेंसिल से डायगोनल बना सकते हैं। फिर से आप डायगोनल बना दो, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे तीनों 0 हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, किसको, -3 -5 को। -3 और -5 को 0 बनाएंगे, वो भी यूज करेंगे अपन कौन सा वाला, R2 का जो -1 है वो यूज करेंगे, मतलब A22 पोजीशन या R2 को यूज करते हुए इसके नीचे R3 R4 को 0 बनाएंगे। ये -1 आ रहा है, आपको +1 बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है +1 बनाने की, ऐसे ही कर लेंगे अपन। क्या करना है, ये R3 पे जो -3 है ना, R3 पे आपका जो -3 है वो 0 बनाना है। किससे 0 बनाना है, R2 से बनाना है, तो R3 आगे ले लो, R2 पीछे ले लो। ओके, देन फाइनली R3 जो -3 है उसको 0 बनाना है R2 से। अब देखो माइनस का कैसे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी बताता हूँ। आप क्या करो, न्यूमेरिकली रिवर्स मल्टीप्लाई करा दो, मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हो गया, R2 को तो मल्टीप्लाई करा दो 3 से, और R1 को मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी R2 को मल्टीप्लाई करा दो 3 से, और R3 को मल्टीप्लाई करा दो 1 से। न्यूमेरिकली देखना है ना, प्लस माइनस नहीं देखने। रिवर्स मल्टीप्लाई करा दिया, फिर दोनों के सिंबल देखो, R2 पे भी नेगेटिव है, R3 पे भी नेगेटिव है, दोनों के सिंबल सेम आ रहे हैं तो बीच में माइनस लगा दो, और दोनों के सिंबल अगर अपोजिट होते तो बीच में अपन प्लस लगा देते। अच्छा चलो ये वाला देखो, -5 जो है R4 पे, -5 को अगर आपको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, R4 पे जो -5 है इसको 0 बनाने के लिए अभी भी अपन डायगोनल एलिमेंट यानी R2 को ही यूज करेंगे। तो R4 मैंने आगे लिख लिया, R2 मैंने पीछे लिख लिया। अब रिवर्स मल्टीप्लाई करा दो न्यूमेरिकली, है ना, तो R4 को तो 1 से मल्टीप्लाई कराना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। R2 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है ना। रिवर्स मल्टीप्लाई होने के बाद सिंबल देख लो दोनों, है ना। देन कैसे लगा रहे हैं वो अपन नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने R3 और R4 को चेंज किया ना, जो आगे लिखा होता है उसी में चेंज होता है ना। तो R1 R2 आपका वही का वही रहेगा, तो R1 R2 सेम है। फिर R3 में पहले R3 - 3 R2 बनाना है, तो पहले मैं R3 ले लेता हूँ, इधर मैंने R3 लिख लिया, -0 -3। ये रफ में करना है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं पूरा बता रहा हूँ। -3 R2 मतलब R2 जो है ना, R2 को -3 से गुणा मल्टीप्लाई करा के ले दो। R2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये -3 इंटू -1 यहाँ +3 हो जाएगा, फिर -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, और -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया, तो अब आपको ऐड करना है, तो 0 + 0 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया, -4 + 3 -7 हो गया, और -18 + 3 -21 हो गया,
और ये आपकी R3 मिल गई है। R4 लेने के लिए R4 माइनस 5R2 करना है, तो R4 ये मेरे पास लास्ट में लिखी हुई है, और R2 को -5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो R2 को -5 से मल्टीप्लाई करा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो R2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, -5 से किया तो ये +5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये भी -5 हो जाएगा। When I simplify this, ये आपका 0 + 0 0 है, -5 + 5 0 है, 4 माइनस का और माइनस का 5 -9 हो जाएगा, -22 एंड -5 -27 हो जाएगा। सो दिस विल बी माय न्यू लाइंस, दैट इज योर R4। यहाँ पे फिर से आप क्या करो, पेंसिल से डायगोनल ड्रॉ करो। अब फर्स्ट डायगोनल के नीचे मुझे सारे जीरो मिल गए, मतलब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो है A11 उसके नीचे तीनों जीरो हो गए। A22 के अगर नीचे देखता हूं तो दोनों जीरो हो गए, लेकिन A33 के अगर नीचे देखता हूं तो -9 आ रहा है। अब इस -9 को जो आपको जीरो बनाना है वो -7 यानी R3 से ही बनाना है। ये आप ध्यान रखना, जिस डायगोनल के एलिमेंट के नीचे वालों को आप जीरो बनाते हो उस डायगोनल एलिमेंट को ही यूज करना है। वापस से बोल रहा हूं मैं, R4 का जो -9 है वो जीरो जो बनेगा वो R3 से ही बनेगा, R1 R2 से नहीं बनाना है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो -7 है इसको ना -1 बनाने की जरूरत है ना 1 बनाने की जरूरत है। बहुत जने क्या करते हैं, इस R3 अपॉन -7 लगाते हैं, बहुत जने क्या करते हैं R3 अपॉन -7 लगाते हैं ताकि ये 1 बन जाए, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे R4 का जो -9 है उसको जीरो बनाना है, किससे बनाना है, R3 से बनाना है। कैसे बनाएंगे, R4 में जीरो चाहिए, पहले लिख लो, किससे बनाना है, R3 से बनाना है, बाद में लिख लो, ठीक है। न्यूमेरिकली रिवर्स मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब R3 जो मल्टीप्लाई होगा वो 9 से हो जाएगा और R4 जो मल्टीप्लाई होगा वो 7 से हो जाएगा, है ना। रिवर्स मल्टीप्लाई, R4 को 7 से और R3 को 9 से मल्टीप्लाई करा दो। और कंसीडर आपको सिर्फ वही करना है जहां पे आपको जीरो चाहिए ना, बाकी पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ जहां पर जीरो चेक कर रहे हैं ना वहीं पे कंसीडर करना है। और अब क्या हो गया, दोनों के सिंबल देखो, दोनों -7 और -9 दोनों नेगेटिव सिंबल में, यानी दोनों सेम सिंबल आ रहा है, तो बीच में माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो R4 में चेंज करना है, अगर R4 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, तो जब आप R4 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे सो टोटल आपको ये जीरो लाइन मिल जाएगी। लास्ट वाली लाइन आपको जीरो मिले या नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को क्या चेक करना है, अपना जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे वापस से देखना, डायगोनल के नीचे फर्स्ट 3 जीरो है, सेकंड 2 जीरो है और ये जीरो है। जो लास्ट वाला जीरो आ रहा है जो डायगोनल के ऊपर जीरो है, ये जीरो आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल पे क्या नंबर्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डायगोनल पे क्या नंबर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल के ऊपर क्या नंबर्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ माइंड आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे जो है वो सारे जीरो होने चाहिए, अगर ये सारे जीरो आ जाते हैं देन दिस इज कॉल्ड इचेलॉन फॉर्म। दिस इज योर इचेलॉन फॉर्म। यहां नहीं दे रखा, ओके, यहीं पे बताता हूं मैं रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको दो रैंक निकालनी है, एक आपको रैंक फाइंड आउट करनी है रैंक ऑफ ए, ओके, और दूसरी आपको निकालनी है रैंक ऑफ ए बी। एक रैंक फाइंड आउट करनी है ए की और एक रैंक ए बी फाइंड आउट करनी है। इचेलॉन फॉर्म में जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो रैंक क्या होती है, रैंक कितनी होती है, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइंस। ठीक है, दो चीजें हैं, जब आपकी इचेलॉन फॉर्म होगी, जब आप रैंक निकालनी है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइंस जो, नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो लाइंस जो होगी, है ना, नॉन जीरो लाइंस मतलब रोज जो होगी वो उसकी रैंक हो जाएगी। ओके, अब अपन को रैंक दो निकालनी है, रैंक ए और रैंक ए बी निकालना है। तो अपन ये जानते हैं ये जो डॉटेड लाइन है, मतलब ये जो अभी मैंने ब्लू लाइन बनाई है इस मैट्रिक्स के अंदर, इस ब्लू लाइन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब ये जो पूरी ब्लू लाइन, ये जो पूरी मैट्रिक्स है ना, वो ए को डॉट बी है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अलग कलर यूज करता हूँ, जस्ट एक सेकंड।
ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है, ए डॉट बी है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है इसके इस साइड की जो मैट्रिक्स है, मतलब ये जो मैं डार्क या मेरून कलर से जो बना रहा हूं ना बॉक्स, ये बॉक्स वाली जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये जो है आयोनमेंटेड मैट्रिक्स है जो पूरी बनी हुई है, दैट इज ए डॉट बी। तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, डॉट से पहले वाला जो पार्ट है वो क्या है, रैंक ऑफ ए है। तो इस रैंक ऑफ ए में जो इस सॉरी ए है, इस ए की जो रैंक होगी ना वो ही आपकी रैंक ऑफ ए हो जाएगी। मतलब आपको अगर रैंक ऑफ ए निकालनी है तो ये जो डॉट वाली लाइन है उससे लेफ्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकाल लो। सो रैंक ऑफ ए इज 3। दूसरी बात करते हैं हम, एक सेकेंड है ना, ये तो हो गई आपकी रैंक ऑफ ए की बात। अब अपन जब रैंक ऑफ ए बी की बात करते हैं, जब अपन ए बी की बात करते हैं तो ये मैंने क्या बोला, पूरी मैट्रिक्स जो है वो ए बी है। सो रैंक ए एंड रैंक ए बी बोथ आर 3। ओके, एंड अब ये देखो दोनों 3 आ गई। अब अपन को क्या करना है, पहले तो अपन को चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम है। पहले अपन को चेक करना है कि रैंक ए और रैंक ए बी क्या सेम है। यस, दोनों सेम है। सेम है तो सिस्टम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट। सी हियर, rank A equals to 3 and rank AB equals to also 3. Here rank A and AB are both same, so system is consistent. अब अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो मैंने चार्ट में बोला था कि अगर कंसिस्टेंट हो जाता है तो 2 सॉल्यूशन होते हैं, या तो इनफाइनाइट ये होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। पता कैसे चलता है, इसकी जो वैल्यू आ रही है रैंक ए और रैंक ए बी की, कितनी वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है। और आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर है या ये नंबर ऑफ अननोन से कम है। वापस से बोल रहा हूं, जब रैंक बराबर आ जाती है तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है तो आपको चेक करना है, दूसरा पहले चेक करना है कि क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, रैंक ए एंड रैंक ए बी, तो दूसरा आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अननोन के बराबर है कि अननोन से कम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ अननोन आपके पास सिर्फ 3 है, नंबर ऑफ अननोन 3 ही है, एक्स वाई जेड, तो अननोन के बराबर हो गई है ना। रैंक की वैल्यू किसके बराबर होगी, अननोन के बराबर हो गई, तो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। सोल्व करना है तो क्या करेंगे, जो अपनी लास्ट वाली मैट्रिक्स थी, लास्ट वाली मैट्रिक्स यानी जो अपनी इचेलॉन फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स थी लास्ट वाली, उसको फिर से कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये जो लास्ट मैट्रिक्स बनी थी मेरी है ना, यहां से मैं क्या करूंगा, वापस से इक्वेशन बनाऊंगा। वापस से कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखो मैंने क्या किया था, जब मैंने ये मैट्रिक्स बनाई थी तो ये जो पहला वाला कॉलम है वो मेरा क्या था, एक्स के कोफिशिएंट थे। दूसरा कॉलम जो था मेरा वो वाई के कोफिशिएंट थे। तीसरा कॉलम जो था मेरा वो जेड के कोफिशिएंट थे। और चौथा कॉलम जो मेरा था लास्ट वाला, वो मेरा क्या था, राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, है ना, राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, यही तो था। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वापस से इक्वेशन बनाऊंगा, है ना। फिर से आपको इक्वेशन बनानी है, बट इक्वेशन लास्ट वाले पोर्शन से बनानी है। ओके, तो आपके पास कैसे बनेगा, इस पहले को x से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरीका ये भी है पर ये नहीं रहेगा, ये सही रहेगा। क्या करो, पहला नंबर है उसको x से मल्टीप्लाई करा दो तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। दूसरे नंबर को y से मल्टीप्लाई करा दो तो 1 इंटू वाई हो जाएगा। तीसरे नंबर को z से मल्टीप्लाई करा दो 1 इंटू जेड हो जाएगा। और ये जो 6 है वो राइट हैंड साइड में ले जाओ। सिमिलर सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो 0x माइनस 1y 1z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन अगर आप चेक करोगे तो 0x प्लस 0y माइनस 7z इक्वल्स टू माइनस 21 हो जाएगा। और फोर्थ में तो सारे 0 आ रहे हैं तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आपको ये 3 इक्वेशन मिल गई है लास्ट है। तो ये 2 तो 0 हो गए, तो आपको यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी। z की वैल्यू कैसे मिलेगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 21 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ z विल बी 3। वैल्यू ऑफ z जो आ गई वो 3 आ गई, वो सेकंड इक्वेशन में रख दो। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं z की जगह 3 प्लेस करूं, z की जगह 3 प्लेस करूं तो y नेगेटिव है तो y राइट साइड में जाएगा। इसमें क्या होगा, y राइट साइड में जाएगा और 1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो वैल्यू ऑफ y विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ z विल बी 3।
y नेगेटिव है, सेकेंड इक्वेशन में y नेगेटिव है इसलिए राइट साइड में ले गए और 1 लेफ्ट साइड में ले आया, तो y की वैल्यू 2 हो गई। y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 अपन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 2 रखी, z की वैल्यू 3 रखी, सॉरी z की वैल्यू तो 3 है ना, 3 रखी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 5 हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। अगर इसको अपन सही करें तो x की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई, y की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई और z की वैल्यू जो हो गई वो 3 3 हो गई। दिस इज अवर सॉल्यूशन।